और नया जो युवा है, और बहुत बड़े बड़े, यहाँ तक कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कुछ प्रोफेसर लोग हैं जो लोग जिनसे बहस मेरी भी हुई थी, तो वो लोग एक तरफ भड़का रहे हैं गलत इन्फॉर्मेशन देके, जैसे भगत सिंह के फांसी रुकवाने की बात हो या सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो, तो या हिंदुत्व के बारे में बात हो, तो आप लोग उसके डिफेंस में क्या कर रहे हैं? जैसे कुछ हो तो। पहली बात तो ये कि गांधी जी की जो सबसे बड़ी दुर्गत हो सकती थी हम लोगों ने कर दिया, उनको गोली मार दिया। तो उसमें तो हम लोगों ने अपना पक्ष बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, कितने हम नीचे गिर सकते हैं। जहाँ तक गांधी जी के का अभी भी आग्रह है, भूख के इंडेक्स में, कुपोषण के इंडेक्स में बहुत नीचे है, और भारत मतलब दुनिया का हर छठा स्त्री पुरुष भारतीय। तीसरा, स्वास्थ्य का संकट कैसा है भूमंडलीकरण के 30 साल के बाद, वो कोरोना में दिखाई पड़ गया था। शायद ही यहाँ कोई बैठा ऐसा होगा जिसका कोई न कोई परिचित अकाल मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिला, दवा नहीं मिली। अभी मैं एक नेता से मिला कटिहार में कल, यहाँ आने के पहले सवेरे सवेरे, उन्होंने कहा कि 7 करोड़ लोगों की दवा उन्होंने बांग्लादेश से मंगाई थी। ऐसे और लोगों का भी दावा होगा, लेकिन मंगाने से क्या हुआ? जान तो बहुत कम लोगों की बची। तो स्वास्थ्य का संकट, स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण किया गया। नई आर्थिक नीति में शिक्षा और स्वास्थ्य दो का व्यवसायीकरण किया गया। मुझे बधाई देनी चाहिए भारत सरकार को कि उसी दौर में उन्होंने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में खोलने का निर्णय किया। लेकिन 800 विश्वविद्यालयों में से 400 से ज्यादा निजी क्षेत्र के हैं, और वो मुनाफे की दुधारू गाय बने हुए, और उससे ज्यादा अस्पताल। अगर आज आपको दिन दूना रात चौगुना पैसा बढ़ाना है तो अस्पताल खोल दीजिए, और चारों तरफ शिकायतें। चौथा संकट है शिक्षा की गुणवत्ता। उसका भारत में भी बहुत शर्मनाक उदाहरण है। कई लाख बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, और उससे कई अरब रुपया हम दूसरे देशों को देते हैं। उस देशों में अमेरिका भी शामिल है, इंग्लैंड भी शामिल है। तो जवाहरलाल के ज़माने से है, गांधी के ज़माने से। लेकिन हमारे ज़माने में चीन जाने लगे लोग, यूक्रेन जाने लगे। 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि भारत ने एक मनोवैज्ञानिक क्रांति की। क्या मनोवैज्ञानिक क्रांति की? कि हर बच्चे बच्ची को पढ़ाना है। पहले लड़कियों को पढ़ाने का चलन, जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। 100 साल पहले पैदा हुई होती, जब हमारी दादी नानी का जमाना था, तो उनके पास जमीन थी, जायदाद थी, इज्जत थी, लेकिन पढ़ाई का अवसर नहीं। कहते पढ़ा लिखा के क्या होगा, बेटी को पढ़ाने से क्या फायदा। कुछ दिनों बाद हुआ कि हरवाह चरवाह के लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा। आज सारे हिंदुस्तान में एक बात पर राष्ट्रीय सहमति है कि हर बच्चे को, हर बच्ची को पढ़ाना है, तभी उसकी शादी होगी, तभी उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भूख इतनी बड़ी हो गई कि हम उस भूख को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दुनिया में भारत के विद्यार्थी शिक्षा के बाजार के सबसे बड़े ग्राहक हो गए, और भारत की अपनी नई शिक्षा नीति भी इस बात को पहचानती है। ये अलग बात है कि हम जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं। 1966 से लेकर के 2020 की नई शिक्षा नीति तक कई शिक्षा आयोग आए, उन्होंने अलग अलग बातें कही। एक बात, सब में एक बात मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई है कि शिक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6% GDP का खर्च होना चाहिए। और सरकारें बदल गई, विचार बदल गया, झंडा बदल गया, ये जिद नहीं बदली कि हम 6% नहीं खर्च करें। मौजूदा सरकार भी 4% खर्च कर रही है। तो वाइस चांसलर से पूछिए, हेड और डीन से पूछिए कि उनकी क्या दुर्गत होती है। जरूरत है हॉस्टल की, जरूरत है ऑफिस की, जरूरत है पोस्ट की, लेकिन पोस्ट लेने में पसीना निकल जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो भारत का सर्वोच्च विश्वविद्यालय माना जाता है कई तरीकों से, 5,000 लड़के लड़कियां एडहॉक और टेम्पररी पढ़ा रहे हैं, और बरसों बरस से पढ़ा रहे हैं।
तो ये जो शिक्षा की अराजकता है, स्वास्थ्य की अराजकता है, इसको भी भूमंडलीकरण की विफलता के रूप में देखा जा रहा है। और शिक्षा को बाजार की वस्तु बनाना, स्वास्थ्य को बाजार की वस्तु बनाना बहुत बड़ी विफलता है। पांचवा सवाल है जेंडर इक्वालिटी का। सारी दुनिया की औरतें एक ही प्रार्थना करती हैं भगवान से, अल्लाह से, जीसस क्राइस्ट से, अगले जन्म में बेटियां न की। औरत होने की सजा है, औरत होने का अभिमान नहीं है, औरत होने की सजा है। नौकरी में, राजनीति में, घर में, बाहर, एयर, पानी और हवा प्रकृति का वरदान है। हमने उसका व्यवसायीकरण करते करते, आपके यहाँ तो नहीं रखा है गिलास में पानी का कई अरब का व्यापार चल रहा है। एक बूंद पानी नहीं बनाते हैं वो लोग, लेकिन बोतल में भर देते हैं और कहीं 20 रुपया, कहीं 30 रुपया, 5 स्टार होटल में 100 रुपये, और वो निर्बाध चल रहा है। बॉटल माफिया हो गया। तो सारी दुनिया में भूमंडलीकरण ने, दिल्ली का हाल तो ऐसा ही है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनका ड्राइवर हो, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, सबको वही हवा अपने फेफड़े में भरनी पड़ रही है, जो बेहद जहरीली हो चुकी है। आखिरी मुद्दे हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये जो ऊर्जा है, पहले तो इसका 12 विफलता के चिन्ह। तो उसमें एक सज्जन ने हमसे ये पूछा कि गांधी को जो ब्लैक्स हैं वो अक्सर रेसिस्ट मानते हैं, कि कभी गांधी ने कहीं कहा होगा किसी साउथ अफ्रीका में कि उनके स्टे के दौरान। तो आप के क्या विचार हैं? तो मैंने कहा भाई मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि उन्होंने इनइक्वालिटी को कहीं से, रेसिज्म मतलब इनइक्वालिटी, वी आर प्रोमोटिंग इनइक्वालिटी, तो गांधी ने तो कभी इनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं किया। और इंडिया के अंदर भी जो कास्ट सिस्टम था उसको उन्होंने कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द एनोमली ऑफ द सोसाइटी। और ब्रिटिश को हम जब अपोज करते हैं तो साइमल्टेनियसली हम अपने इस सिस्टम को भी अपोज करते हैं, और इस सिस्टम को भी हमें देश से ख़त्म करना है। फिर मैंने उनसे कहा कि जिनको आप लोग जो ब्लैक्स हैं अमेरिका में अपना लीडर मानते हैं, मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने कहा था कि जीसस गेव मी द मैसेज, गांधी गेव मी द वे, कि कैसे आपको उस मैसेज को आगे लेकर के जाना है। तो व्हेन योर ओन लीडर इज so much adorable about Gandhi, so how you think that Gandhi was a racist? तो जो हमारा गांधी अध्ययन का जो विभाग है, शांति और गांधी अध्ययन का, तो उसका ये दायित्व है, और हम लोग करते भी रहते हैं कि गांधी जी के बारे में हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक फैक्ट्स और उसका एनालिसिस हम लोगों के सामने लेकर के आएँ, ताकि जो कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है ना, तो वो जो है, या मीडिया में कुछ लोग लिख रहे हैं, आजकल यूट्यूबर्स का भी ज़माना है, वो लोग भी अपनी बातें कह रहे हैं, लिख रहे हैं। तो अगर हमें ये लग रहा है कि वो बातें ठीक नहीं हैं, तो हमारे स्तर से जो सही बात है, जो हम समझते हैं, ट्रुथ कभी भी फाइनल नहीं होता, ये भी बात है, पोस्ट ट्रुथ की भी बात हम लोग करते हैं। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा सोचना है, उसको हमें ज़रूर आगे लाना चाहिए, और वो भी उस संदर्भ में आगे आए जहाँ पर वो विमर्श चल रहा है गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गांधी जी के जो विचार हैं उनके संबंध में क्या सोचना है और क्या मानना है। तो प्रोफेसर सुनील महावर जी यहाँ बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे, स्थापित करेंगे। गांधी के ऊपर कुछ और हम लोग सेमिनार्स करें, कुछ और लेक्चर्स कराएं, इंटरनेशनली भी लोगों को हम जोड़ें उससे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डेरिवेटिव थी। जैसे अगर आप गांधी लिटरेचर को पढ़ें तो आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं कि गांधी ने एनवायरनमेंट की बात करी, लेकिन जब इन्वायरमेंटलिस्ट ने उसको अपने पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी मिली कि जो इन्वायरमेंट से रिलेट करती हुई थी। जब वो विलेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको, गांधी को इन्वायरमेंट से जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं।
तो निश्चित रूप से गांधी के ऊपर बहुत सारा काम अभी भी करने की और बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स अभी भी आने की आवश्यकता है। जब पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वियतनाम वॉर के बाद काम करना शुरू किया कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पीस के ऊपर एक्सेसिवली, तो उन्होंने गांधी को देखा और फिर वो गांधी के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव लेकर के आए कि हाँ, गांधी की जो थॉट थी या जो गांधी ने जो कहा उसको हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पीस की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं। चंपारण के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए कि किस तरह से स्टेप वाइज डायग्नोस्टिक स्ट्रैटेजी गांधी ने अपनाई वहाँ पर, किस तरह से उन्होंने फैक्ट्स को एक्यूमुलेट किया, किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश को साथ लेकर के फैक्ट्स को एक्यूमुलेट किया, और उसके बाद अगर एक स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो दूसरा स्तर क्या होगा, फिर तीसरा स्तर क्या होगा। तो इस तरह से स्टेप वाइज जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, तो ये बातें गांधी ने स्वयं कहीं नहीं कही, लेकिन जब उन्होंने गांधी जी को एनालाइज किया, गांधी के सत्याग्रहों को एनालाइज किया, तो उन्होंने इन बातों को रखा। एक और जो महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये थी कि गांधी वॉज एबल टू प्रॉपल मैस मूवमेंट्स एंड येट ही वॉज एबल टू कंट्रोल दोस मैस मूवमेंट्स। अक्सर ये होता है कि जब मैस मूवमेंट्स चलते हैं तो वो जो उसके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो उसकी ब्लड स्ट्रीम होती है जो जिन लीडर्स के हाथ में, उनसे बाहर निकल जाते हैं। तो हाउ गांधी वॉज एबल टू कंट्रोल हिज मैस मूवमेंट्स इवन व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, the movement did not go out of his control or out of the control of the principles which Gandhi had laid down. If you compare Gandhi and Anna Hazare, you will find that Gandhi's satyagrahi had undergone a very tough training of satyagraha. Gandhi's satyagrahi was not made overnight. This was the difference between what Anna Hazare's satyagrahi were doing, that they were waving flags at the stage of dharna, the location of dharna, and then when traveling back to their home on train, they were bribing the TTs to get a berth in a train, out of the turn or whatever you say. So, for Gandhi, the satyagrahi was not occasional satyagrahi. He talks about the, what he uses the word that commitment should be at the level of ideology, that you should not be the occasional satyagrahi. कि आप ब्रिटिश सरकार के सामने तो सत्याग्रही होकर बैठे हैं और घर आ रहे हैं तो अपनी पत्नी को पीट देते हैं, अपने पड़ोसी से लड़ने लगते हैं। दिस इज नॉट सत्याग्रह। तो गांधी का अगर आप देखें तो जो सत्याग्रही के लिए उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे उसके भी बहुत सारे स्तर होते थे और बहुत ही डिफिकल्ट और टफ ट्रेनिंग होती थी, और वहाँ से जा कर के आइडियोलॉजिकली कमिटेड सत्याग्रही निकलता था। तो ये इस बात को हम लोग को जरूर समझना चाहिए, और यही गांधी को अन्य जो लोगों ने अपने मूवमेंट्स चलाए या जो न्यू गांधीयंस ने अपने मूवमेंट्स चलाए या बाद में जैसे आप पार्टी जनरेट हुई उन्होंने अपने आंदोलन चलाए, तो यही अंतर रह गया कि गांधी के जो सत्याग्रही थे वो अपनी वैल्यूज के प्रति कमिटेड थे। जो उनको सत्याग्रह की वैल्यूज सिखाई गई वो उसके प्रति कमिटेड थे, और जब वो टूटा चौरा चौरी में तो वहां पे गांधी जी ने तुरंत, द मूवमेंट वाज, द इमोशंस वर वेरी हाई, स्टिल गांधी विथड्रू द मूवमेंट कि नहीं, हमको इस तरह का आंदोलन नहीं चाहिए जब आप सत्याग्रह के मूल्यों को ही नहीं समझ पाए, आप समझ ही नहीं पाए कि अहिंसा क्या है और अहिंसा को क्यों हमने अडॉप्ट किया है, ट्रुथ को हमने क्यों अडॉप्ट किया है। तो ये सारी, जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का केस देखिए तो जो मिल ऑनर्स थे वो अपर कास्ट हिंदूज थे और जो मिल वर्कर्स थे वो लोअर कास्ट हिंदूज थे, और गांधी के ऊपर एक ये ब्लेमिश था कि दैट गांधी हैज डिवाइडेड द सोसाइटी ऑन कास्ट लाइंस, और दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन गांधी कि आप जल्दी से ये स्ट्राइक वगैरह विड्रॉ करिए और जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दीजिए। बट गांधी सेड नो, come whatever the blemish is coming, the truth will prevail and I will not withdraw that. और फाइनली फिर वही हुआ जो सही था, जो गांधी जी को लगा होना चाहिए था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और एक और जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि गांधी अपने सत्याग्रही के लिए एक आइडेंटिटी जनरेट कर पाए, दैट नाउ द सत्याग्रही हैड द आइडेंटिटी that the satyagrahi is fighting against the mightiest power in the world, the British,
and that too without any sword or without any shield. So these are something which are very crucial to Gandhi's practice of satyagraha or his launch of the propelling and controlling the movement.